हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है हमारा ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यानी कि यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, यानी अर्थ के बारे में बहुत सी बातें हम जानने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और बारी बारी से सभी चीज़ों को समझ लेते हैं और पूरे इस चैप्टर को इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपको दोबारा से इस चैप्टर को जाकर कहीं और या फिर किसी और तरीके से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। और इसके अलावा मैं एक और अलग से वीडियो करूंगा जिसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैं डील कर दूंगा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा आपका पूरे कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन से। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है, in the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? यानी कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्थ है हमारा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल गोल एक स्फेयर के जैसा नहीं है, यानी कि बिल्कुल एक सर्कल या फिर स्फेयर जैसा नहीं है। बल्कि आप जब अर्थ को देखिएगा तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको ऊपर और नीचे, यानी कि जो साउथ पोल है और जो नॉर्थ पोल है, वहां पर एक तरीके से वो दबा है, फ्लैट रूप में है। और जो हमारा इक्वेटर है और बीच का जो इलाका है वहां पर क्या है, वो एक तरीके से फूला हुआ है। अब जैसे यहां पर आपके सामने एक ग्लोब रखा गया, अब यहां पर ग्लोब के बारे में बताया गया, उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब यहां पर कहा जा रहा है, यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। यहां पर कहा जा रहा है कि आप अपने क्लास में ग्लोब है तो उसको देखिए, जिससे कि आपको कुछ आइडिया हो। अब यहां पर आपको ग्लोब का डेफिनेशन बताया गया है, तो आपसे अगर ग्लोब का डेफिनेशन पूछे तो आप यहां से लिख सकते हैं, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। यानी कि जो अर्थ का हमारा शेप है, जिस तरीके से अर्थ रोटेट करता है, जिस एंगल पर रोटेट करता है, बिल्कुल उसी चीज को छोटे फॉर्म में जब हम दिखाते हैं, बिल्कुल अर्थ का एक हम छोटा वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं, तो वही हमारा ग्लोब हो जाता है। जैसे यहां पर ये जो ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब में देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको अर्थ में जहां पर एशिया है वहां पर एशिया मिलेगा, जहां अफ्रीका है वहां अफ्रीका मिलेगा। इसके साथ ही जितने एंगल पर ये इसका एक्सिस झुका हुआ है उतना एंगल पर भी झुका हुआ ग्लोब मिलेगा। यहां पर ऊपर हमारा है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। तो बिल्कुल एक अर्थ को आपके सामने रख दिया गया है छोटे फॉर्म में, और यही हमारा होता है ग्लोब। समझ गए? अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे कि ग्लोब को अगर आप देखें तो ग्लोब कई शेप और साइजेस में आते हैं। ऐसा कोई डिफिनिट शेप नहीं है कि ग्लोब इतना ही बड़ा होगा। अब अर्थ अगर मान लीजिए इतना बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में ग्लोब उसी का एक छोटा फोटोकॉपी है। समझ गए क्या ग्लोब का सही मतलब? समझे कि क्या है, एक तरीके से पूरे अर्थ का एक छोटा फोटोकॉपी है क्या हमारा ग्लोब। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। तो यहां पर यही बात लिखा गया है जो अभी तुरंत मैंने बताया कि ग्लोब जो है वो उसका साइज और टाइप वेरी कर सकता है। जैसे बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिसको कि आसानी से कैरी ना किया जा सके। कई जगहों पर एक कमरे जितना बड़ा ग्लोब लगाया जाता है। कई जगहों पर आपको छोटे छोटे ग्लोब्स मिलेंगे जिनको कि आप पैकेट में कैरी कर सकते हैं। आपको बलून के रूप में ग्लोब्स मिलेंगे जिनको कि आसानी से फुलाया जा सकता है। और इसी तरीके से ग्लोब जो है उसका कोई भी शेप और साइज फिक्स नहीं है। शेप फिक्स है, शेप बिल्कुल फिक्स है कि बिल्कुल अर्थ जैसा होगा, लेकिन साइज उसका कोई फिक्स नहीं है, किस तरीके से होगा वो भी फिक्स नहीं है। तो ग्लोब जो है वो बिल्कुल आपका अर्थ का फोटोकॉपी है जो कि आपको छोटे रूप में आपको दे दिया गया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे क्या लिखा गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देख लेते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ
Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of references and lines to find out the location of places. अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि देखिए हमने देखा कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, स्फेयर जैसा है। स्फेयर नहीं है लेकिन स्फेयर जैसा है। तो यहां पर अगर हम बात करें, जब हम अर्थ पर जो कि एक स्फेयर है उस पे हम बताना चाहते हैं किसी भी जगह का एड्रेस कि कोई भी पॉइंट कहां है, जैसे ये आप यहां पर ग्लोब देख रहे हैं। अब इस ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब में आपको एक काम दिया जाता है कि चलो बाबू जरा बताओ यहां पर ये जो है इस लोकेशन का एड्रेस बताओ कि हम यहां पर कैसे जाएंगे, यहां पर ये कौन सा एड्रेस है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है या फिर क्या तरीका है एड्रेस बताने का, लोकेशन बताने का, वो ये है कि हम कोई रेफरेंस लेते हैं। अब नॉर्मल लाइफ में भी जरा तुम सोचो कि अगर तुम कहीं भी जाते हो, तुमको बताया जाता है कि बाबू जाकर किताब दुकान से किताब खरीद कर लेते आओ, लेकिन किताब दुकान है कहां पर? तो किताब दुकान जानते हो, वहां पर जाओगे ना तो सामने चौक है, चौक से बाएं मुड़ जाना, फिर वहां पर आगे चलकर दुकान मिल जाएगा। इस तरीके से क्या किया जाता है, एक रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस क्या होता है कि कोई भी एक तरीके से इंडिकेशन कि चौक, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आगे जाओ, चौक है, उससे बाएं मुड़ जाना। तो चौक जो है वो एक तरीके का रेफरेंस है जिससे कंपेयर करके हम किसी भी चीज का या फिर किसी भी जगह का लोकेशन बताते हैं। बिल्कुल वही चीज हमें चाहिए अर्थ के ऊपर लोकेशन बताने के लिए। अब ये काम होगा कैसे, हम किस तरीके का रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यहां पर आपको अगर देखा जाए, आप जब ग्लोब पर ध्यान दीजिएगा तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि आपको एक नीडल मिलेगा जो कि एक तरीके से फिक्स है, ग्लोब को वो फिक्स करके रखता है टिल्टेड रूप में, यानी झुके हुए रूप में फिक्स करके रखता है। और ये जो नीडल है ये आपका एक्सिस है। अब यहां पर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूं। जैसे ये अर्थ है, इसमें ये एक पॉइंट है जहां पर अर्थ फिक्स है और ये एक पॉइंट है जहां पर ये अर्थ फिक्स है। अर्थ फिक्स नहीं, ग्लोब की मैं बात कर रहा हूं। अर्थ ग्लोब के रूप में फिक्स है। अब ये यहां पर होता क्या है कि अर्थ की बात करें तो अर्थ के मामले में ये इस तरीके से रोटेट करता है। जब इस तरीके से रोटेट करता है तो पूरे अर्थ पर दो ही पॉइंट है जहां पर जो पॉइंट जो है वो लोकेशन अपना चेंज नहीं करता है। जैसे ये हमारा इस तरीके से अगर मूव कर रहा है तो ये वाला पॉइंट जो है वो कुछ समय बाद यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका कुछ समय बाद यहां आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इस पॉइंट की, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो लोकेशन है ये लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हमेशा ये अपने पॉइंट पर फिक्स रहता है। आपको ये जो लोकेशन है ये कभी भी बदलता नहीं है। तो इसीलिए यहां पर इसको बात किया जा रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट हैं जो कि एक तरीके से एक दूसरे के सीध में हैं, ये क्या है, एक तरीके से एक्सिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सिस कहलाते हैं। समझ गए? अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर द 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो दोनों पॉइंट जहां से ये नीडल क्रॉस करता है ये दोनों क्या हो गए, पोल्स हो गए। पहला पोल, दूसरा पोल। ऊपर वाला हो गया हमारा नॉर्थ पोल, नीचे हमारा हो गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहां पर ये हमारा अर्थ फिक्स है। क्यों फिक्स है? मैंने आपको समझाया कि पूरा अर्थ जब रोटेट करता है तो पूरे अर्थ पर 2 प्लेस ऐसे हैं जहां पर जिसका लोकेशन चेंज नहीं होता है। बाकी पूरे अर्थ का जो लोकेशन है वो चेंज होते रहता है जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, इस वजह से। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे कहा जा रहा है द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अर्थ मूव करता है बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब को भी मूव करा सकते हैं। इस ग्लोब को मूव करा सकते हैं। अगर आपने ग्लोब देखा होगा, आपके आसपास होगा तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। बहुत ही करीब 100, 150, 200 रुपए में मिल जाएगा। आप जाकर मार्केट से खरीद भी सकते हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है
कि जो ग्लोब है वो अर्थ के जैसे तो मूव कर सकता है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। क्या समझा आपने कि हमने ग्लोब में तो 2 नीडल लगा के रखे हैं जिसके जरिए हम अर्थ को फिक्स रखते हैं और उसको घुमाते हैं, लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में ऐसा कोई नीडल नहीं है। अर्थ जो है वो खुद ब खुद स्पेस में, अंतरिक्ष में रोटेट करते रहता है अपने एक्सिस पर। अब यहां पर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि एक्सिस जो है वो हमने बनाया है, वो एक इमेजिनरी लाइन है कि यहां पर ये अर्थ का एक्सिस है। जैसे कि अगर आप रियली में अर्थ को देखिएगा तो वहां पर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जो कि पृथ्वी को, अर्थ को होल्ड करके रखे हुए है, बल्कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो खुद ब खुद बिना किसी सपोर्ट के क्या करती है, रोटेट करते रहती है अपने ही एक्सिस पर। इसलिए ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पूरा सपोर्ट है, ये सभी चीजें ग्लोब के लिए हैं, अर्थ के लिए नहीं है। और ये सभी जो पॉइंट है ये इमेजिनरी, हमने अपनी सहूलियत के लिए ये सारी चीजें बनाई हैं ताकि हम क्या कर सकें, अर्थ पर लोकेशन का पता लगा सकें, अर्थ पर क्या कर सकें, हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, टाइम मैनेज कर सकें। तो बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं जिनके लिए हमने ऐसा किया है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर कहा जा रहा है अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अर्थ पर एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इक्वेटर, अब इक्वेटर क्या है इसको हमें समझना होगा, लेकिन उसके साथ ही कुछ और जानकारी है, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि हम एक साथ ही सारी चीजें समझ लें। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो सदर्न हिस्सा है वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहां पर देखिए इसी लाइन की बात की जा रही है। लाइन कौन सा है, लाइन है हमारा ये 0 डिग्री जो रूप में आप देख रहे हैं। ये जो लाइन है ये हमारा अर्थ के बीचों बीच से गुजरता है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है। अर्थ के ऊपर रियलिटी में आपको ये लाइन देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि ये सारी लाइनें इमेजिनरी हैं क्योंकि हम अपना काम करना चाहते हैं, हमें टाइम मैनेज करना है, हमें लोकेशन मैनेज करना है, और भी बहुत तरीके के मूवमेंट करने, बहुत सारी कामों के लिए हमने ऐसा किया है। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है जिसको कि हमने क्या कहा, इक्वेटर, जो कि अर्थ को बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, ये क्या करता है, अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देता है। ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, जो नॉर्थ पोल वाला इलाका हो गया, ये कहला गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे जो हिस्सा है ये हमारा है सदर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से, नॉर्दर्न और सदर्न। इस तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद आगे कहा जा रहा है दे आर बोथ व्हाट यार, ये जरा देख लेते हैं, इक्वल हाफ्स, यानी कि ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, ये इक्वल हाफ्स हैं, यानी एक बराबर हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साथ में सदर्न हेमिस्फीयर क्या हैं, इक्वल हाफ्स हैं, बराबर हिस्सों में इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब यहां पर क्यों ये सारी चीजें हो रही है, आपको समझ में आया कि क्यों हम लाइंस खींच रहे हैं, क्यों हमने इमेजिनरी लाइंस बनाए, हम बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, ये सारे हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अर्थ पर प्लेसेस को लोकेट कर सकें और भी तरीके के काम कर सकें, जैसे टाइम मैनेज। टाइम मैनेज कैसे होता है आगे हम बात करेंगे।
अब यहां पर हमने समझ लिया कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है, वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न, जो कि दोनों बराबर साइजेस है उनका। और यहां पर हम इक्वेटर को एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे पैरेलल सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, इक्वेटर के पैरेलल सर्कल्स ड्रॉ करते हैं पोल्स तक, जिनको कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और सिंपली आसान भाषा में या फिर जनरल टर्म में हम लैटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड जो होते हैं इनको डिग्री में मापा जाता है। किस चीज में? डिग्री में। अब जैसे हम बात करें तो बात क्या करेंगे हम, तो यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहां है किधर है। तो ये देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ये लाइन हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन हो गया। इक्वेटर कहां से गुजर रहा है ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अब ये जो इक्वेटर यहां से गुजर रहा है इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं? लाइंस ड्रॉ करते हैं। यहां पर 10 डिग्री, यहां पर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90 डिग्री तक जाकर हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 10, 20, 30 इस तरीके से हम करते हैं, बल्कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री से भी छोटा एक हिस्सा हो सकता है। तो 0 से हम शुरू करते हैं और 90 डिग्री तक जाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं। समझ गए? अब यहां पर इसको रेफरेंस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, डेट इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों हुआ ये समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्कल होता है या फिर स्फीयर होता है उसमें कितना डिग्री होता है? अगर पूरा एक तरीके से ऐसे गोल है और बीच में पॉइंट है तो कितना डिग्री होता है? यहां से शुरू करके ऐसे कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। अब यहां पर 360 डिग्री है, हमने क्या किया? बराबर भाग में बांट दिया। इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में ऊपर हमारा क्या है? पोल है। ऊपर हमारा होगा पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे हमारा होगा साउथ पोल। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये हमारा पूरे एक स्फीयर का 1/4 है। तो समझ गए कि ये 90 डिग्री क्यों हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लेते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो होता है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो होता है साउथ पोल। अब यहां पर आगे देखें, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब देखिए, हमने क्या देखा कि जो हमारा इक्वेटर है, जो ये इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर यानी कि नॉर्थ में जितने भी हमारे लाइंस खींचे जाएंगे, पैरेलल खींचे जाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड। और इस इक्वेटर के नीचे जो लाइंस खींचे जाएंगे उनको हम कहेंगे साउथ लैटिट्यूड कहेंगे। समझ गए? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यही साउथ लैटिट्यूड हमने बता दिया, अब हम समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ क्यों? क्योंकि हम बात करें तो यहां पर जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर जो है हमारा, यहां पर देखिए इक्वेटर जो है, इक्वेटर को हमने क्या कहा कि ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री ये हमारा एकदम फ्रेश रेफरेंस पॉइंट है कि यहां से हम गिनती शुरू करेंगे और यहां से हम बताएंगे कि कोई भी जगह, कोई भी लोकेशन कहां पर है अर्थ पर। तो ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री से हम ऊपर जाते हैं तो भी 10 डिग्री होता है,
नीचे जाते हैं तो भी 10 डिग्री होता है, ऊपर जाएंगे तो भी 20 डिग्री, नीचे जाएंगे तो भी 20 डिग्री, ऊपर जाएंगे तो भी 90 डिग्री, नीचे जाएंगे तो भी 90 डिग्री। तो ये पता कैसे चलेगा कि अगर मैं बोलता हूं कि ये जो लोकेशन है, जैसे कि मान लो इंडिया जो है ना वो 30 डिग्री पर है। अब 30 डिग्री यार ऊपर, 30 डिग्री नॉर्थ में या फिर साउथ में, ऊपर या फिर नीचे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि 10 डिग्री के साथ में नॉर्थ भी लिखते हैं, 20 डिग्री के साथ में नॉर्थ भी लिखते हैं। नीचे जब हम जाते हैं तो 10 डिग्री साउथ लिखते हैं, 20 डिग्री साउथ लिखते हैं, 90 डिग्री साउथ लिखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम इक्वेटर के ऊपर की बात कर रहे हैं या फिर इक्वेटर के नीचे की बात कर रहे हैं। इस वजह से तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर अब हम देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे कुछ और बातें जरूर बताई गई हैं जिनको एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहां पर एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है और बेलो होरिजोंट जो कि ब्राजील में है, ये दोनों हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पर। अब 20 डिग्री लैटिट्यूड पर ये दोनों हैं, लेकिन जो हमारा क्या है चंद्रपुर वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, और वहीं जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्ट है ये क्या है 20 डिग्री साउथ में है। तो आपको शुरू में 20 डिग्री अगर कहा जाए तो लगेगा कि यार ये तो दोनों बराबर जगहों पर है, लेकिन नहीं, ये एक नॉर्थ में है दूसरा साउथ में है। तो उससे क्या हुआ कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला गया, दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। अब यहां पर आगे बात करें तो आगे हमारे सामने आ जाता है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखिए हमने बात किया कि 0 डिग्री से लेकर हम 90 डिग्री तक जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या फिर साउथ हो। लेकिन इन सभी में से कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की हम बात करने वाले हैं कि इनमें क्या खास है, क्यों इनको इंपॉर्टेंट बताया गया है। देखिए सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हो गया हमारा 0 डिग्री, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट है। इक्वेटर 0 डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लैटिट्यूड। इसके बाद हो गया हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। इनके अलावा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है 23.5 डिग्री, 20 डिग्री एंड हाफ। कितना? 20 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यह होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद यही सेम होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी 20 डिग्री एंड हाफ सदर्न यानी कि साउथ। ये इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए ये जो लाइंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम क्या करते हैं, हमने इनका नाम रख दिया है, स्पेशल नाम रख दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 66.5 डिग्री 66 डिग्री एंड हाफ हमारा होता है आर्कटिक सर्कल, और ये होता है हमारा नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। नॉर्थ में हमारा आर्कटिक सर्कल, और वहीं 66.5 डिग्री 66 डिग्री एंड हाफ अगर हम साउथ में जाएं तो वहां पर होता है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल समझ गए। अब यहां पर मैप में आपको इमेज में यहां पर दिखाया गया है कि इक्वेटर हमारा हो गया बीच में जो कि है 0 डिग्री, ऊपर हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, और यहां पर आर्कटिक सर्कल, और ये क्या है 66.5 डिग्री। वहीं अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके बाद 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल। अब ऐसा किया क्यों गया है? इसका कारण ये है कि ये ऐसे लाइंस हैं या फिर ये ऐसे प्लेसेस हैं अर्थ के ऊपर जहां से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे यहां पर आपको टेम्परेचर के आधार पर बताया गया है कि ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है ये हमारा टोरिड जोन है, ये हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये साउथ टेम्परेट जोन है, ये फ्रिजिड जोन है, ये फ्रिजिड जोन है। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस इन लाइंस के ऊपर और नीचे होते हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं या फिर आपको दिखाना चाहें दूसरे जो हमारे दूसरे इमेज के जरिए, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए, तो यहाँ पर इस इमेज में आपको समझ में आएगा कि हमारा एक तो हो गया सबसे पहला सेंटर में जो हमारा 0 डिग्री है।
अब ये सेंटर में हमारा 0 डिग्री हो गया, इसके बाद 23.5 डिग्री यहाँ पर। अब एक्यूरेटली बात किया जाए तो 26 डिग्री एंड 26 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पर 23.5 आपको याद रखना है, आपके लिए अभी उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने 23.5 और मिनट कहा, उसका कारण ये है कि जो डिग्री है, डिग्री 26 डिग्री, इसको हम मिनट में भी डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 1 मिनट में हमारा 60 सेकेंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए अभी नहीं है, मैंने आपको बस जानकारी के लिए शेयर कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो आगे इसके अलावा और जो लाइन्स है वो भी यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। कौन कौन से? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके अलावा आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब समझ गए? अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमारा क्या है, आगे ज़रा हम देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अब यहां पर बात किया गया है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि हीट जोन अर्थ के अलग अलग जो हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। यहां पर कहा जा रहा है द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर एंड ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच में क्या होता है कि ये जो प्लेसेस हैं, ये जैसे कि यहां पर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, इसके बीच में जितने भी जगह आएंगे अर्थ के इनलाइंस के बीच में, वहां पर साल में कम से कम एक बार जो सूर्य की रोशनी है वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर होगी, यानी सूर्य आपके बिल्कुल ऊपर होगा इस रीजन में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस कारण से ये जो रीजन है, अर्थ पर सबसे ज्यादा हीट इसी रीजन में आता है, सूर्य की सबसे ज्यादा गर्मी इसी रीजन में पड़ती है। यहां पर ये धूप के या फिर हीट के आधार पर इन रीजन्स को डिवाइड किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं और कौन कौन से रीजन्स हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि देखिए जो हमारा जो मिड डे सन है वो कभी भी ओवरहेड नहीं आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे। और यहां पर जो एंगल होता है सन के सूरज के किरणों का, वो लगातार झुकते जाता है। और यहां पर आप जैसे जैसे पोल्स की ओर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें जो हैं वो आपको तिरछी दिखेंगी। जैसे आपको शाम का समय होता है ना, तो शाम में आप क्या देखते हैं कि सूरज आपके ऊपर नहीं है बल्कि साइड में है, और आपके बगल में क्या होगा, आपकी परछाई बनेगी। तो बिल्कुल वही चीज होता है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे हमारा सूर्य जो है वो आसमान से बिल्कुल साइड में होता जाएगा, हमारे ऊपर नहीं होगा बल्कि तिरछे होगा, तिरछे होगा और तिरछे होगा, नीचे चला जाएगा। ऐसा होता है जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते हैं। अब उसके लिए आपको एक तरीके का एग्जाम्पल यहां पर दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर देखिए हमारा जो टॉरिड जोन है वहां पर क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो यहां पर ज्यादा हीट होगा छोटे से इलाके में। लेकिन जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का इलाका है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का इलाका है, यहां पर सूर्य की किरणें इस तरीके से तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से यहां पर हीट कम होता है। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को क्या कहते हैं जरा देखते हैं हम क्या कहते हैं। यहां पर ऐसे मैं बता दूं कि टेम्परेट जोन कहते हैं। यहां पर कहा जा रहा है एज सच द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। अब यहां पर आर्कटिक सर्कल को रोका गया है, आर्कटिक सर्कल तक की हम बात कर रहे हैं, क्यों उसको हम तुरंत अभी नीचे देखने वाले हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक सदर्न हेमिस्फीयर में यहां पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इस वजह से इनको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर कहने का मतलब कि ना तो यहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। क्योंकि अगर हमने देखा कि जो हमारा जोन था, कौन सा जोन, टोरिड जोन, यहाँ पर डायरेक्ट धूप पड़ रहा है तो गर्मी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में ऐसा नहीं होता है। टेम्परेट जोन जो है यहाँ पर तिरछी धूप पड़ती है, लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो धूप है वो मिल जाती है। इस वजह से ये जो इलाका है ये आपका मॉडरेट एक तरीके का टेम्परेचर यहाँ पर होता है। इस वजह से इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टेम्परेट जोन है उसके ऊपर और उसके नीचे क्या होता है। यानी कि जो आर्कटिक सर्कल है उसके ऊपर जो पोल वाला इलाका है वहां पर कैसा हीट वगैरह होता है, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल के नीचे जो साउथ पोल वाला इलाका है वहां पर कैसा हीट वगैरह होता है। ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो एरियाज आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आते हैं, यानी कि कहां से कहां जरा देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए आसानी से। अब यहां पर देखिए, आर्कटिक सर्कल यहां हो गया, नॉर्थ पोल हमारा यहां हो गया। जो ये हमारा इलाका है, ये इलाका, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। इसी तरीके से नीचे अंटार्कटिक सर्कल से हमारा साउथ पोल यहां तक जो इलाका हो गया ये भी हमारा फ्रिजिड जोन कहलाता है। क्यों कहलाता है या फिर कैसे कहलाता है ये देखते हैं। यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है, और उसका रीजन ये है कि यहां पर आपको जो सूर्य है वो होराइजन से ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं है। यानी कि जैसा आप सुबह सुबह उठकर सूरज को देखते हैं कि बिल्कुल तिरछे है, बिल्कुल आपके तिरछे होगा, बिल्कुल वैसा ही दोपहर में भी वहां पर माहौल रहता है। वहां पर दोपहर में भी आपको वैसा ही सूर्य मिलेगा, नीचे दिखेगा, साइड में दिखेगा, ऊपर दिखेगा ही नहीं। तो वहां पर धूप भी बहुत कम मिलता है, गर्मी भी बहुत कम मिलती है, और टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। और इस वजह से यहां पर क्या होता है, इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, यानी कि बहुत ही कोल्ड यहां पर होता है। तो हम समझ गए, जो हमारे हीट जोन्स हो गए हम समझ गए अच्छी तरीके से। नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज इसमें नहीं है, आसानी से आप समझ जाइएगा इसको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और वो है लॉन्गिट्यूड। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब यहां पर देखिए, अब बात करते हैं आगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। अब यहां पर बात करें, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो यहां पर कहा जा रहा है कि किसी भी जगह के लोकेशन को जानने के लिए अर्थ पर हमें लैटिट्यूड से कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि लैटिट्यूड जो है वो पूरा सर्कल है। अब हमने कह दिया कि 20 डिग्री लैटिट्यूड, तो पूरे सर्कल पर, पूरे अर्थ पर आप कहां घूमिएगा, समझ गए। पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए, पिन पॉइंट। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए किया जाएगा कि हमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी जरूरत? एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि जो पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड है और जो मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशियन में, ये दोनों सेम लैटिट्यूड पर हैं, 20 डिग्री साउथ पर सिचुएटेड हैं। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि भाई 20 डिग्री साउथ पे चले जाओ, तो 20 डिग्री साउथ पे आपको क्लियरली पता ही नहीं चलेगा कि इसका लोकेशन क्या है। जैसे अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, यहां पर इस इमेज में दिखाता हूं, यहां पर 20 डिग्री साउथ यहां पर आप देख सकते हैं। तो 20 डिग्री साउथ आपका साउथ अमेरिका से भी गुजर रहा है, अफ्रीका से भी गुजर रहा है, इंडियन ओशियन से भी गुजर रहा है। हमने कह दिया कि 20 डिग्री साउथ पे चले जाओ, तो आप कहां जाइएगा? अफ्रीका जाइएगा या फिर अमेरिका जाइएगा? कहां जाइएगा? तो इस वजह से जो हमारा ये लोकेशन है ये सही तरीके से हमें जानकारी नहीं देता है। जो लैटिट्यूड है उससे क्लियरली हमें जानकारी नहीं मिलता है कि कोई लोकेशन कहां पर है। तो इस वजह से किसी भी लोकेशन को प्रिसाइजली जानने के लिए हमें पता करना होगा कि एक स्पेसिफिक जगह
जो सीधे मामले में स्पेसिफिक जगह उसका कहाँ है, स्पेसिफिक पिन पॉइंट लोकेशन कहाँ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा सोचिए सोचिए हम क्या करेंगे। तो हम वही काम करेंगे जो हमने लैटिट्यूड के मामले में किया। लैटिट्यूड के मामले में हमने क्या किया, एक हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, 0 डिग्री लाइन लिया, जिसके कंपैरिजन में पूरे अर्थ को हमने नॉर्थ से साउथ तक नाप लिया कि 20 डिग्री का मतलब कहां पे, 30 का मतलब कहां पे, 90 का कहां पे, 10 का मतलब कहां पे। अब वही काम हमें क्या करना है, ईस्ट टू वेस्ट करना है। यानी कि अगर हमें ईस्ट और वेस्ट किस तरफ जाना है यह कैसे पता चलेगा, फिर से हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट लेंगे और वही रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा। कैसे काम करेगा ये देखते हैं। तो यहां पर क्या लिखा गया है वो पहले हम देख लेते हैं। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहां पर कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक लाइन ड्रॉ करना है और उसको हम एक रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। दीज लाइंस ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाएगा, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहा जाएगा। एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमने ऊपर क्या देखा था, डिग्रीज ऑफ लॉन्ग लैटिट्यूड, और अब है डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। ये मैंने बता दिया था कि एक डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होता है और इसके साथ ही एक मिनट जो होगा उसमें 60 सेकेंड होते हैं। तो इस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं मिनट को भी। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the poles where all meridians meet. अब यहां पर कहा जा रहा है, ये जो चीज है मुझे लगता है कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। एक बार मैं यहां तक प्राइम मेरिडियन तक आ जाता हूं, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा एक बार में लॉन्गिट्यूड क्या है, कैसे काम करता है। यहां पर कहा जा रहा है अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the count should begin from meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. अब ये सारी चीजें क्या हुई, अब इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो यहां पर इसके साथ ही एक और जानकारी है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी कैन काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। समझ गए। अब यहां पर आगे बढ़ें, आगे इसको समझते हैं, पूरा कंसेप्ट समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया गया, यहां पर किया गया कि जो हमारा अर्थ है उस पर हमने एक आइडिया लगाया कि भाई जैसे हमने लैटिट्यूड नापा उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड भी नापेंगे। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे कि जो हमारा एक लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल तक जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करेंगे। और यहां पर हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, और ये हमारा गुजरता है इंग्लैंड के ग्रीनविच से, और उसको हमने क्या कर दिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। बोल दिया कि भाई देखिए ये हमारा 0 डिग्री हो गया और ये हमारा आज से रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट। और इसका नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया प्राइम मेरिडियन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, प्राइम मेरिडियन। अब यहां पर जिस तरीके से हमने लैटिट्यूड में कैलकुलेशन किया था उसी तरीके से हम इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर भी हम 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नापेंगे, लेकिन इस बार हम नापेंगे नॉर्थ और साउथ नहीं, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और वेस्ट में। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ बढ़ेंगे।
जैसा हम लैटिट्यूड में करते थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहां 0 से 10 इधर भी हो रहा है, 10 इधर भी हो रहा है, 20 इधर भी हो रहा है, 20 इधर भी हो रहा है, 30 इधर भी हो रहा है, 30 इधर भी हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हम कहां तक जाते हैं, 180 डिग्री तक जाते हैं। कहां तक, 180 डिग्री तक जाते हैं। समझ गए, 180 डिग्री तक हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। तो लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, समझ गए, शॉर्ट में मैंने समझा दिया। मुझे लगता है कि आपको यह चीज क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो मैं देख लेता हूं, अगर कुछ पॉइंट होगा वैसा समझाने वाला जो कि मुझे लगेगा कि नहीं क्लियर है तो मैं फिर से समझा देता हूं। तो यहां पर वही कि सेमी सर्कल, हाँ सेमी सर्कल, एक पॉइंट कि ये जो हमारा जितने भी लाइंस होते हैं, जो हमारा लॉन्गिट्यूड होते हैं, वो क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। और वहीं जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं वो कंप्लीट सर्कल होते हैं। एक और चीज कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो आपके एक तरीके से एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को। कहां पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। समझ गए। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी 2 बराबर भागों में बांट देता है। कौन, 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी 0 से 180 ईस्ट, 0 से 180 वेस्ट। 2 पार्ट्स हो गए या फिर नहीं हुए, हो गए। तो यहां पर कहा जा रहा है देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस विच इज फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड W फॉर द वेस्ट। जैसा मैंने कहा कि जैसे हम नॉर्थ और साउथ से डिनोट करते हैं उसी तरीके से हम ईस्ट और वेस्ट को भी डिनोट करते हैं। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, कि जो 180 डिग्री हमारा मेरिडियन है वो सेम है, चाहे वो ईस्ट हो या फिर वेस्ट हो, दोनों क्या है, सेम है। समझ गए। Now look at the grid of parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north and 90 degree east. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर अब आप ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं या फिर अर्थ पर आपको लोकेशन कहीं का पता करना है तो अब आप किसी भी लोकेशन का पता ऐसे लगा सकते हैं, चुटकी बजाकर लगा सकते हैं। क्या, क्यों, क्योंकि अब आपके पास इतनी जानकारी है, इतना नॉलेज है कि आप किसी भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जैसे आपको कहें कि भाई 20 डिग्री नॉर्थ और इसके साथ ही 30 डिग्री ईस्ट जाओ, तो ये जो लोकेशन है ये अर्थ पर आपका किसी लोकेशन का, किसी स्पेशल जगह का आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके दिया गया है एनसीईआरटी बुक में कि जो हमारा धुबरी है असम में ये 26 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री ईस्ट है। तो अब आसानी से आप किसी भी शहर का लोकेशन पता कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक तरीके से टास्क दिया गया है, टास्क आप इसको चाहें तो कर सकते हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो यहां पर ये जो इमेज है इस इमेज को जरा सा देख लेते हैं कि इस इमेज में क्या बताया गया है। तो इस इमेज में एक तरीके से आपके लिए जानकारी है, क्या जानकारी है कि इस इमेज में जो हमारा लोकेशन है यानी कि जो हमारा पृथ्वी है उसको लैटिट्यूड के हिसाब से बांटा गया। क्यों बांटा गया है ये जरा सा समझते हैं। जो हमने बात किया था ना कि टाइम की जरूरत है, टाइम को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। लैटिट्यूड का तो नहीं लेकिन लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक जो कि है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इस टॉपिक को जरा देख लेते हैं। द बेस्ट मीन्स टू मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। टाइम मैनेज या फिर टाइम मेजर करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जो अर्थ, मून और प्लैनेट का मूवमेंट है उसके हिसाब से हम टाइम को मेजर करें। तो यहां पर होता है कि सन जो है वो डेली राइज करता है और डेली सेट करता है, और नेचुरली दोपहर में क्या होगा कि जो सन है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आएगा। तो कोई भी
जगह, चाहे वो अर्थ पर कोई भी जगह है, वो क्या कर सकता है, अपना टाइम देख सकता है कि भाई देखो सर के बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो बिल्कुल अभी दोपहर हो चुका है, यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं, सर हमारे सूर्य हमारे सर के बिल्कुल ऊपर है। तो ये क्या है, एक तरीके से लोकल टाइम। और पुराने समय में लोग ऐसे ही क्या क्या करते थे, टाइम मैनेज किया करते थे कि भाई दोपहर हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, समझ गए। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर अब बात हो रही है कि साइंटिफिकली टाइम मैनेज कैसे होता है। आज के समय में जो हमारी घड़ियां चलती हैं वहां पर टाइम मैनेज कैसे होता है। तो यहां पर यह होता है कि जब प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऊपर, जो कि प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच से गुजरता है, जब वहां पर सन बिल्कुल ऊपर होगा, एकदम सर के ऊपर होगा, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर, तो प्राइम मेरिडियन पर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पर क्या होंगे, सन बिल्कुल ऊपर होगा। जैसे अगर मैं आपको इमेज के जरिए दिखाऊं तो यहां पर हमारा क्या है, यहां पर प्राइम मेरिडियन है, और यहां पर अगर बात करें तो करीब यहां पर आपका ग्रीनविच है इस जगह पर। तो इस जब यहां पर सूर्य की किरण सर के ऊपर होगी तो इस पूरे यहां से यहां तक जो प्राइम मेरिडियन है नीचे तक, सभी जगहों पर सूर्य की किरण क्या होगी, बिल्कुल सर के ऊपर होगी। और इसी के जरिए एक तरीके से टाइम को मैनेज किया जाता है। कैसे, अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा यहां पर कंसेप्ट है, इसको मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, सूर्य उगता है ईस्ट टू वेस्ट। अब यहां पर कहा जा रहा है दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ रोटेट कर रहा है हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। वेस्ट टू ईस्ट कहने का मतलब है कि इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, यहां पर सूर्य उगने से पहले इस रीजन में हमारा सूर्य उगेगा, यानी जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वहां पर हमारा सूर्य उगेगा। तो यहां पर क्या होगा कि दोपहर पहले होगा, तो नेचुरली क्या होगा कि जो टाइम है यहां का ईस्टर्न हेमिस्फीयर का, जो हमारा ईस्टर्न इलाका है, वहां पर क्या होगा, टाइम ग्रीनविच से पहले चलेगा, ग्रीनविच से पहले सूर्योदय होगा, ग्रीनविच से पहले दोपहर आएगा, ग्रीनविच से पहले शाम आएगा, समझ गए। और इसी तरीके से जो ग्रीनविच के पीछे के इलाके हैं, वेस्ट वाले इलाके हैं, वहां पर ग्रीनविच के बाद सूर्य उगेगा, ग्रीनविच के बाद दोपहर होगा, ग्रीनविच के बाद शाम होगा। इस वजह से वेस्ट वाले इलाके का ग्रीनविच के बाद टाइम चलेगा। सिंपल सा बात, समझ गए। अब यहां पर टाइम कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसको समझना है। अब यहां पर देखिए कोई सर्कल है, उसमें कितने डिग्री, अभी तुरंत हमने बात किया था 360 डिग्री। सर्कल और स्फीयर दोनों में 360 डिग्री होता है, मैं सर्कल बोल रहा हूं, इसका मतलब स्फीयर का ही बात मैं कर रहा हूं। अब यहां पर बात किया जा रहा है कि जो अर्थ है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसका मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब 12 बजेंगे दोपहर के ग्रीनविच पर, तो 15 डिग्री ईस्ट जो होगा वहां पर कितना समय आगे चलेगा, 15 गुना 4 यानी 1 डिग्री में 4 मिनट और कुल मिलाकर 15 डिग्री, तो 60 मिनट समय आगे चलेगा। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड का टाइम को सिंक्रोनाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है। यानी कि कहा जाएगा कि वो जो जगह है 15 डिग्री जो है ग्रीनविच से 1 आवर अहेड है, यानी वहां का टाइम ग्रीनविच से 1 घंटा आगे है। समझ गए, वहां पर कितना बजेगा, 1 PM बजेगा। उसी तरीके से जो हमारा 15 डिग्री वेस्ट होगा, यानी कि जो ग्रीनविच के पीछे होगा 15 डिग्री, वहां पर 1 घंटा 1 आवर टाइम पीछे चलेगा, यानी कि वहां पर 11 बजेंगे। पहले कितना बज रहा था, 15 डिग्री आगे, 15 डिग्री ईस्ट में 1 बज रहा था, लेकिन यहां पर 11 बजेंगे। इसी तरीके से जो हमारा 180 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वहां पर क्या होगा, हमारा मिडनाइट होगा, यानी कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे, उसी समय में जो 180 डिग्री लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, यहां पर क्या होगा, मिडनाइट होगा, यानी रात के 12 बजेंगे। समझ गए। तो यह होता है
डिग्री के हिसाब से, और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड का टाइम मैनेज किया जाता है। अब यहां पर कहा जा रहा है एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट in the sky, that is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on given meridian of longitude have the same local time. यहां पर कहा जा रहा है कि अर्थ की किसी भी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा 12 बज रहा है, जब 12 कब बजता है, जब हमारा सर के बिल्कुल ऊपर सूरज होता है, तो यहां पर कोई भी आपका लॉन्गिट्यूड है, वहां पर जब बिल्कुल सर के ऊपर सूरज हो तो क्या कर सकते हैं, आपका जो अर्थ जो टाइम है उसको आप 12 बजे पर सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपका 12 बजे टाइम सेट हो गया और इस हिसाब से अपना आप लोकल टाइम क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। और यहां पर इस तरीके से जो वॉच सेट किया जाता है इस फंक्शन के जरिए इस तरीके से, तो ये होता है हमारा लोकल टाइम, कि आप अपना लोकल टाइम सेट कर रहे हैं। लोकल टाइम समझ गए? यहां पर मुझे लगता है नहीं है कि आपको क्लियर हुआ होगा, मैं क्लियर बता दे रहा हूं। जैसे हमने क्या किया, मेरिडियन पर टाइम सेट किया कि मेरिडियन के बिल्कुल ऊपर सूरज आएगा तो वहां पर 12 बजेंगे दोपहर के, और उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड का हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन आप इंडिया में बैठे हुए हैं, अपने घर में देखा कि सूरज बिल्कुल ऊपर आया, आपने अपना घड़ी एडजस्ट कर लिया कि 12 बज गए, तो आपने क्या किया, अपना लोकल टाइम तय किया। उसी तरीके से दुनिया में जितने भी देश हैं सब क्या करते हैं, खुद का एक लोकल टाइम बनाते हैं, खुद का लोकल टाइम एडजस्ट करते हैं। समझ गए? हर लॉन्गिट्यूड पे ऐसा होता है। अब यहां पर लोकल टाइम या फिर इसको आप कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हैं, कि हमारे देश में कोई भी घड़ी हो, चाहे वो थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड पीछे हो या आगे हो, हम क्या करेंगे, हम यही टाइम को फॉलो करेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम नाम की चीज क्यों होती है। अब यहां पर कहा जा रहा है द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitude. यहां पर कहा जा रहा है क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं बहुत लंबे लॉन्गिट्यूड की। एग्जाम्पल का लिए इंडिया ही ले लीजिए, तो यहां पर आपको करीब 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो 30 डिग्री में कितने देर हो गए, जरा कैलकुलेट करते हैं। 30 इंटू 4, 1 डिग्री पार करने में कितना समय, 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो यहां पर 120 मिनट, यानी 2 घंटे का डिफरेंस हुआ यहां से लेकर यहां तक। अब यहां पर देखिए, हर राज्य का, हर लॉन्गिट्यूड का व्यक्ति अगर अपना लोकल टाइम फॉलो करने लगेगा तो हमारे देश में आप बहुत सारे काम नहीं करने पाइएगा। जैसे ट्रेन चलाना, आप ट्रेन कैसे चलाइएगा, आप अरुणाचल प्रदेश में निकलिएगा सुबह 6 बजे, लेकिन यहां पर 6 बजे 2 घंटा बाद होता है, तो आप यहां पर जब पहुंचिएगा तो यहां पर 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। या फिर आपको बोला जाएगा कि भाई 6 बजे उठना है, आप यहां पर अरुणाचल प्रदेश वाला का 6 बजे और यहां का 6 बजे दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो इस वजह से क्या किया जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि पूरा देश एक ही टाइम को फॉलो करे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे काम को आसानी से सही तरीके से चलाया जा सके। अब इंडिया में बात करें तो यही बताया गया कि 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होता है गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में, और इस वजह से बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोकल टाइम को फॉलो करें कोई एक सेंट्रल मेरिडियन के जरिए, ताकि हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम यूज़ हो सके, बन सके। तो इस इंडिया में हमने क्या किया है कि इंडिया में पूरे इस डिफरेंस को देखकर हमने क्या किया है कि हमने बीच में एक सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट क्या हो गया, 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको हमने सेंटर पॉइंट लिया, स्टैंडर्ड टाइम के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया, और यहां से हम तय करते हैं पूरे इंडिया का टाइम कि हमारे गुजरात में कितना होगा, हमारे अरुणाचल प्रदेश में कितना होगा। और यहां पर लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया। और यहां से हम लोकल टाइम अपना डिराइव करते हैं पूरे इंडिया के लिए। समझ गए? और यहां पर इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, यानी कि इंडिया जो टाइम अपना खुद का बनाता है या फिर खुद का फॉलो करता है स्टैंडर्ड टाइम, उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अब यहां पर कहानी आपको बताई गई है कि एक कबीर नाम का लड़का है जो कि भोपाल के पास
एक छोटे से शहर में रहता है, वो अपने दोस्त को बताता है कि वो आज रात को सोने नहीं पाएंगे क्योंकि डे एंड नाइट क्रिकेट मैच होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 2 बजे। लंदन में 2 बजे शुरू हुआ है, लेकिन इंडिया में वो 7:30 बजे शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का टाइम 5.5 घंटा आगे चलता है ग्रीनविच से। क्यों चलता है जरा सोचिए, आपको नहीं पता तो सीख लीजिए, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया क्यों चलता है जरा बताइए। उसका कारण यह है कि हमारा जो देश है 82 एंड हाफ डिग्री जो है ईस्ट में है और हमारा ग्रीनविच 0 डिग्री है। तो 82 डिग्री जो है 82 एंड हाफ डिग्री ये स्टैंडर्ड मेरिडियन से आगे हो गया। तो इतना इंटू 4 मिनट हमारा क्या हो गया, टाइम आगे चलेगा। किससे? इंग्लैंड के ग्रीनविच से। तो इस वजह से क्या होगा कि जब वहां पर 2 बजेंगे तो हमारे देश में कितना बजेगा, 7:30 बजेगा। इस तरीके से समझ गए। इसके आगे यही चीजें बताई गई हैं कि इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 एंड हाफ डिग्री इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. Some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. देखिए बहुत सारे देश वर्ल्ड में ऐसे हैं जहां पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया गया। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको इस तस्वीर को दिखाऊं तो आपके लिए ये चीज़ समझना आसान होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने वर्ल्ड के सारे टाइम जोन्स हैं। टाइम जोन जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कौन सा देश है वो कौन सा टाइम जोन का यूज़ करता है, इसको ज़रा देखिए। यहाँ पर बात करें तो इंडिया आपको दिख रहा है कि 5:30 लिखा हुआ है। चाइना +8 का यूज़ करता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको रशिया में देखने को मिल रहा है कि यार कितने सारे टाइम जोन्स हैं। रसिया आपका यहाँ से शुरू होकर और ये पूरा यहाँ तक पूरा रसिया है, लेकिन इसको कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है वहाँ पर, क्योंकि रशिया का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर सुबह हो रहा है तो इस इलाके में शाम हो रहा होता है, तो कैसे आप कहिएगा कि एक ही टाइम को फॉलो करें। उसी तरीके से अमेरिका का हाल है कि अमेरिका में भी क्या किया गया है कि अलग अलग टाइम जोन को यूज़ किया जाता है एक ही देश में, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश का विस्तार उतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हम एक ही टाइम जोन को यूज़ करते हैं। समझ गए कि यहाँ पर क्या बातें की गई। तो इस तरीके से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप और भी चैप्टर्स बन रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स का वेट कीजिए, सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।